प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात तो करता है वो, बट रेस्पिरेशन सब में माना जाता है। हेलो 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 सामने। बाकी प्राणी कहाँ हैं? बाकी प्राणी कहाँ हैं? क्या गए हैं? बाहर गए हैं? आ रहे हैं या नहीं आने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांस फोन खो गया? मिला नहीं? कॉल करके कुछ देखा? इस बार नंबर कम आए ना अगर बॉटनी में, तो फोन फिर मैं छीनूंगा इसका भी। और वो मम्मी वाली बात होती है ना, बीमार हो गए, देखा फोन की वजह से बीमार हो गए, वही वाला काम होगा फिर। चलिए शुरुआत करते हैं। चलो भाई, अब हम देखते हैं कि आखिर NADH से एंड FADH2 से आखिर ATP कैसे बनाए जाते हैं। डायरेक्ट शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जिस बंदों ने आज जंप किया है क्लास वो गए। देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रेस्पिरेशन में चल रही होती है वो इन्हीं दो की वजह से चल रही होती है। एक चीज क्लियर है, सुन लो। ये NADH और FADH कहां से प्रोड्यूस हो रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस से सप्लाई होती है NADH की, ठीक है, और क्रैब साइकिल से होती है किसकी? NADH एंड FADH की सप्लाई होती है, ठीक है। और साथ में तीसरे नंबर पे आती है लिंक रिएक्शन, उससे क्या किसकी सप्लाई होती है? NADH की सप्लाई होती है। अब वो कैसे बनते हैं वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है कि NADH और FADH2 कैसे बनते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। हमें ये देखना है कि आखिर जो NADH और FADH से कैसे ATP बनती है। तो दो पायरुवेट बने थे, यस और नो? बने थे कि नहीं बने थे? यस और नो? पायरुवेट से फिर आगे जाके एक लिंक रिएक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी? यस और नो? तो लिंक रिएक्शन के थ्रू क्या बना था इसमें बताओ? एसिटाइल कोएंजाइम A और एसिटाइल कोएंजाइम A, ये बना था कि नहीं बना था लिंक रिएक्शन में? लिंक एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होता है साइटोप्लाज्म में। वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो यहां तक की जो ऊपर की जो सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो रही है। कहां पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। और इसके थ्रू क्या निकलता है एक्चुअल में? NADH निकलते हैं। NADH2 यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, NADH रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये फिर आगे जाके वापस किस में आ जाएंगे? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे। ये भी कहाँ पे आ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस भी जो NADH2 बनता है वो भी कहाँ पे आ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे। इसके बाद जो है एसिटाइल कोएंजाइम A, कमाल की बात। अच्छा, ये कितने कार्बन है बताओ? पायरुवेट कितने कार्बन है? और ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। एक कार्बन कहां चला गया भाई? यहां पे CO2 निकली यहां से। तो CO2 कहां निकल रही है? ग्लाइकोलाइसिस में निकल रही है या लिंक रिएक्शन में निकल रही है? पहले ग्लाइकोलाइसिस में निकली कहीं CO2। ये 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है, जिसके ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या बनता है एक्चुअल में? 3 ये बन गए, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। ग्लाइको मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। शुगर का ब्रेक डाउन हो गया, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया उसका, पायरुवेट बने, इसके थ्रू ATP बने थे। कितने बने थे ATP? 2 नेट इफेक्टिव ATP बनते हैं। वो उसको हम कवर करेंगे, बाद में देखेंगे। हम रिवर्स करते हैं। हम पहले ये देखेंगे कि ATP कैसे बनती है, फिर इसके हम देखेंगे NADH कैसे बनता है, ठीक है, फिर वो बाद में देखेंगे हम। अब यहाँ पे लिंक रिएक्शन के थ्रू NADH भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? NADH निकलते हैं। और इसके थ्रू भी NADH निकलेगा ही निकलेगा। इसका मतलब कि NADH कितने होंगे टोटल? 2 होंगे। यहाँ पे भी एक्चुअली 2 NADH निकलते हैं, याद रखना हमेशा। और एंटर कर जाते हैं कहाँ पे? वो क्रैब साइकिल में। किस में एंटर कर जाते हैं? गलत।
लिंक रिएक्शन से तो निकल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं। किसमें एंटर करते हैं वो? अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम देखेंगे कैसे कवर करती है। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम से ए से क्या चलता है? कौन सा साइकिल चलता है बताओ भाई, बताओ। टीसी साइकिल चलता है या क्रेब्स साइकिल चलता है? टीसी साइकिल चलता है या क्रेब्स साइकिल चलता है? एक ही बात है दोनों। टीसी साइकिल भी एक ही बात है, क्रैब साइकिल भी एक ही बात है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी एक ही बात है। समझ में आया? ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, उससे हर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने साइकिल चल गए? एक के क्रैब साइकिल चला। तो आप बताओ एक ग्लूकोज से कितने क्रैब साइकिल चले, एक या दो? दो। ये एक फैक्ट है, ये क्या एक फैक्ट है, ठीक है। इसके थ्रू कितने निकले, क्या निकला इसके थ्रू बताओ भाई? यहाँ पे NADH भी निकलता है, क्या निकलता है? FADH भी निकलता है और ATP भी निकलती है। अब ATP तो ATC में एंटर करेगी नहीं, तो एंटर कौन करेगा? NADH और FADH। एक वेल नोन फैक्ट ये भी है कि 3 NADH निकलते हैं यहाँ पे, कितने निकलते हैं? और एक ही FADH2 निकलता है। ATP तो क्या बोलते हैं अपने को देखने की जरूरत है ही नहीं, वो GTP ही ATP में कन्वर्ट हो रही है एक्चुअल में, ठीक है। नेट इफेक्टिव वहाँ पे ATP ही होती है। तो NCERT बोलती है GTP और ATP, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये NADH इधर से एंटर कर गया, NADH उधर से आ गया, NADH इधर से आ गया, ठीक है। FADH भी इधर से आ गया, NADH भी इधर से आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आखिर कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP प्रोड्यूस कर देती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ADP इसमें क्या करते हैं? एंटर करते हैं। और क्या निकल गया यहाँ पे? सोना निकल गया। सोना कौन सा है? ATP। कौन सा है? ATP। तो इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ATP बनते हैं तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ATP बन रहे थे, उसको मैंने क्या बोला था? फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला था। क्या बोला था मैंने? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता है, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस होता है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये तामझाम चलता है कैसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कर दो, उसको बोलो फोन यूज मत करे यार, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फोन यूज मत करो, तो आगे आ जाओ फिर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है कैसे। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ, एक चीज बताओ मेरे को, टरबाइन कैसे चलती है? एक डैम होता है, बहुत बड़ा डैम होता है, सुना होगा ये चीज तो। एक स्लोप होती है ऐसे करके, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसकी, ठीक है, पूरा पूरा पानी भरा रहता है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल तक। टरबाइन सुना आपने? टरबाइन क्या होती है? हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट सुना है आपने? यहाँ पे ना एक्चुअल में क्या होते हैं, और ये क्या बोलते हैं, इसके साथ रॉड लगी होती हैं, जो कि रॉड घूम रही होती हैं, बाद में घूमेंगी रॉड, ठीक है। और इस रॉड के साथ लगे होते हैं यहाँ पे टरबाइंस। क्या लगे होते हैं? टरबाइंस या जनरेटर। एक्चुअल में क्या लगे होते हैं? जनरेटर। शादी ब्याह में जनरेटर देखा है कभी? है ना, वो टेंट के पीछे बेचारा अकेला चल रहा होता है, कोई देखता ही नहीं है उसको, है ना। वन साइन, यू आर ए जनरेटर ऑफ शादी। टेंट के पीछे अकेले बज रहे हो, कोई नहीं पूछता, बंद हो रहा है बस, ठीक है। जब तक बंद नहीं होता कोई नहीं पूछने आता, सबको एनर्जी दे रहे हो, सबको ऊर्जा दे रहे हो, पूछता तब भी कोई नहीं। तो कई बच्चे होते हैं, दे आर जस्ट ए जनरेटर ऑफ पीछे वाला शादी का टेंट। यही होते हैं कि नहीं होते? उस जनरेटर को ध्यान से देखा है कभी? एक तरफ इंजन चल रहा होता है और एक तरफ डब्बा सा रखा होता है, उस डब्बे को घुमा रहे होते हैं, उस डब्बे से 2 वायर निकल रही होती। आप उस डब्बे को, यानी कि जनरेटर, एक्चुअली वो होता है जनरेटर, उसको आप हाथ से भी घुमा दोगे ना तब भी बिजली पैदा कर देगा, बट इतनी बिजली पैदा नहीं करेगा कि
पंखे वगैरह चल जाए, एक बल्ब चलाने वाली हो जाएगी। आप घर पे वो लेके आ सकते हो छोटा सा वो टरबाइन, और हाथ से घुमा सकते हो, तो जब तक हाथ से घुमा रहे हो तब तक आपकी बिजली चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा एक निंजा टेक्निक भी होती है जो कि मैंने सोचा है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं पहाड़ों पे रहूंगा, तो पहाड़ों पे तो आपको पता ही होगा कि झरने बह रहे होते हैं, तो जो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा झरने का पानी क्या बोलते हैं जो कंटिन्यूस बहता ही रहता है, उसके नीचे क्या बोलते हैं कि पंखे वाला क्या लगा दूंगा यहाँ पे मैं एक, जो कि पंखे को घुमाता रहेगा कंटिन्यूस, जो खेतों में देखा होगा ना अपने, पानी से घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, और उससे क्या चलेगा, उससे जनरेटर चलेगा, टरबाइन चलेगी, टरबाइन तो ये खुद होगी, जनरेटर चलेगा और लाइट प्रोड्यूस होती रहेगी। लो जी, मेरा काम बन गया। ठीक है, उससे मैं कोई बैटरी चार्ज कर लूँगा, बैटरी चार्ज करके फिर मैं फ़ोन भी चार्ज कर सकता हूँ। ज़िंदगी चिल है कि नहीं? हाँ, बढ़िया सिंपल कंसेप्ट है, सॉर्टेड लाइफ है। वहीं पे गेहूं लगाएंगे पास में, उसको पीसने के लिए वही पानी से क्या बोलते हैं चलने वाली चक्की, चलो भाई उसी से पीस के रोटी बना के ज़िंदगी चिल। फ़ोन यहीं रख दूंगा, फ़ोन भी नहीं चार्ज करेंगे, क्या करना है, बहुत सारी बुक्स ले जाएंगे, लो जी हो गया। अब बात यहाँ पे आ जाती है, अच्छा आपने देखा है कि नहीं, जनरेटर देखा है कि नहीं, चलो चलो दिखाते हैं। मैं जनरेटर की बात क्यों कर रहा हूँ, कहाँ एटीपी, कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और कहाँ जनरेटर। आवाज बहुत ज्यादा कैप्चर नहीं कर रही। डीजल जनरेटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओके, सिंपल सिंपल जो है टेंट वाला जो होता है, हाँ ये आ गया हमारा देसी वाला, देखा आगे कि नहीं आ गया ये वाला। ये चल रहा होता है मेन, और ये एक डब्बा सा होता है एक, ये मेन क्या बोलते हैं इंजन है, देखो सप्लाई हो रही है, और यहाँ पे इससे वायर निकल रही होती। ये खास करके आपने कहाँ देखा होगा, टेंट के पीछे देखा होगा, ठीक है, जब बारात आ रही होती है तो वो धमा चौकड़ी क्या बोलते हैं, बुरे हाल चल रहे होते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, घोड़ा बग्गी सब चल रहे होते हैं, और पीछे जनरेटर वाला चल रहा होता है एक, ठीक है, वो घसीट के लेके जा रहा होता है उसको जनरेटर को। ठीक है, लाइटें चल रही होती हैं, धमा धम 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 धमा धम, ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मोमबत्तियाँ हुआ करती थी, फिर मोमबत्तियों से आग वाग लगने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो फिर जनरेटर आ गए। ठीक है, ये एक सिंपल कंसेप्ट भी है, ये सिंपल कंसेप्ट भी है कि क्या बोलते हैं एसी पावर इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ अभी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, पढ़ लेना, फिजिक्स ही तो है, एक नॉर्मल फिजिक्स तो है। फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है मेरे को, सही बताऊँ तो, मतलब एक्चुअल में कितना बढ़िया, एक मतलब एक सिंपल एक सेटअप तैयार कर दिया फेराडे ने और इन सब ने, टेस्ला ने, कितना सब चीज़ों को मिलके उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, और एक हम है, वो तो ठीक है सर, जनरेटर बिजली पैदा कर रहा है, ये बीच में सर्किट बना के 4 बल्ब लगा दिए, ठीक है, बीच में रेजिस्टेंट लगा दिया, आर लोड हो गया, ये हो गया, उसकी कैलकुलेशन करना, उसका ये पूछना जरूरी है क्या? यस, बिल्कुल जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है भाई? अब यहाँ पे होता क्या है, इसी के साथ ऐसे करके डब्बे से रखे होते हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। किस वजह से कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, आप बताओ, बताओ किस वजह से प्रोड्यूस करते हैं? वो पानी एकदम से बह रहा होता है, पानी बहने की वजह से क्या होता है, ये बहुत तेजी से चलता है, ठीक है, पानी इसके बाद क्या बोलते हैं नॉर्मल बह के चला जाता है, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। यही क्या है, हाइट से पानी तो गिरेगा ही गिरेगा, ऑब्वियस बात है, यस और नो?
तो डैम बनाया, ऐसे पानी इकट्ठा किया और ऊपर से पानी को गिरा दिया। तो पानी को ऊपर से गिरा के क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी करके हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, वाटर की एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी क्या उसकी कम है, उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ किया, इसके डिफरेंस के बराबर में क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। कहीं ना कहीं एटीपी भी ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। पहले हम देखेंगे एटीपी प्रोड्यूस कैसे होती है, फिर हम देखेंगे कि उस एटीपी को प्रोड्यूस करने में NADH और FADH का क्या योगदान है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ, अगर इसके थ्रू पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर वही चीज़ में क्या बोलते हैं, वाटर पंप हो गया, अगर उसमें कर दूँ, मान के मैंने ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी उस पंप के थ्रू क्रॉस की, तो वो पंप क्या करेगा, पानी को उठा के ऊपर फेंक देगा। बिजली को उठा के ऊपर फेंकेगा या पानी को, है ना? बिजली को उठा क्या करना है ना? चलो अब हम देख लेते हैं कि कैसे होता है कंसेप्ट। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली हमने, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हमने हाइपोथेटिकली क्या करते हैं, हम एक एटीपी सिंथेज को लेके आते हैं। एटीपी सिंथेज सुना है आपने, यस और नो? अगर एक तरफ H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा आप बताओ, ये समझ लो आप। और एक तरफ H+ की कंसंट्रेशन कम है, और ये वाला जो है, ये वाला जो है मैंने बताया हुआ है, ये है F0 यानी कि H+ चैनल। ये क्या है, H+ चैनल। तो H+ कहां से होते हुए कहां जाएंगे, इधर से आते हुए किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, यस और नो? और कमाल की बात ये है कि जैसे ही H+ यहां से आते हैं, ये वाली जो चीज है ये घूमती है बेटा। ये क्या होती है, घूमती है, सच में घूमती है। फिजिकल मैकेनिकल स्पोर्ट उसमें घूमती है, स्पीड से घूमती है, काफ़ी स्पीड से घूमती है। और इस स्पीड से घूमते घूमते ये बिल्कुल ऐसे घूमने लग जाएगी, और ADP और ATP, ये ADP लिया और ये फॉस्फोरस लिया, उनको दोनों को जोड़ दिया और ऐसे घूमते घूमते उनको छोड़ दिया। यानी कि घूमते घूमते क्या कर लेगी वो, ADP को पकड़ा, उसके साथ किसको जोड़ दिया, फॉस्फेट को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ATP। कमाल की बात है ये कि H+ की फोर्स से, H+ की एनर्जी से ये शाफ्ट घूमती है, और ये वाला क्या करता है, ये वाला इधर से फटाक से ADP को पकड़ेगा और फॉस्फेट को पकड़ेगा, और दोनों को जोड़ के इधर से क्या निकाल देगा, उसका ATP निकाल देगा। इसमें कमाल की बात ये है कि जो H+ आयन की जो एनर्जी है वो हायर से लोअर एनर्जी, उसको यूज करके मैकेनिकली घुमाया जाएगा किसी चीज को, और मैकेनिकली घूमने के बाद ATP होगी प्रोड्यूस। समझ में आया? ये एक वेल नोन फैक्ट है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात ये है कि ये तो सर H+ तो आते जाएंगे तो H+ तो खत्म हो जाएंगे वहां पे, तो ATP बनना खत्म हो जाएगी, यस और नो? H+ सारे इधर आ गए, दोनों तरफ बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया दोनों तरफ, उधर भी बराबर इधर भी बराबर। तो अब मेरे को ये बताओ, ATP बनेगी उस केस में? नहीं बनेगी उस केस में, ATP नहीं बनेगी, दोनों तरफ बराबर हो गया, H+ अब आना बंद हो जाएंगे, हायर टू लोअर। और अपने को पता है हायर टू लोअर आ सकते हैं, यस और नो? तो फिर क्या करें, फिर कोई टेक्निक लगा के, कोई निंजा टेक्निक लगा के हम इन H+ आयन को ऊपर भेज सकते हैं किसी पंप से? आप बताओ, भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, यस और नो? कर सकते हैं। इस पंप को चलाया कैसे जाए, इलेक्ट्रिसिटी से, तो किससे चलाया जाए, इलेक्ट्रॉन से। किससे याद आया, साइटोक्रोम B6F पंप याद आया? मैंने बताया कि H+ इकट्ठे हो जाते हैं और इसके बाद ATP बनाने में हेल्प करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस पंप को कर देगा ऑन, वो H+ कंटिन्यूसली हमेशा बाहर ही रहेंगे, जब भी वो वापस आएंगे उससे ATP बना ली जाएगी। जो एंजाइम ATP बनाता है उसका मैंने नाम क्या बोल दिया, ATP
सिंथेस, क्या बोल दिया उसका नाम मैंने, क्या उसको मैं F0 F1 पार्टिकल बोल सकता हूँ? क्या इसी टेनसराइट स्ट्रक्चर को मैं ऑक्सीसोम बोल सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। क्या F0 एक प्रोटॉन चैनल है? यस। क्या F1 जिसमें ATP बन रही है, क्या वहाँ पे एक्टिव साइट है? यस। क्या यहाँ पे एंजाइम का काम कर रहा है? यस कर रहा है। पर आखिर ये चलेगा क्यों? एक तरफ H+ ज़्यादा, एक तरफ H+ कम है। बिल्कुल टरबाइन की तरह काम कर रहा है। देखो ये H+ जैसे पानी जब कम नीचे तक आता है तो उसकी वजह टरबाइन घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, सो कॉल्ड हमारी इलेक्ट्रिसिटी। पर ये है कि यहाँ पे कोई डैम तो है नहीं, एक तरफ क्या बोलते हैं पंप चलाना पड़ेगा लगातार, तब जाके एटीपी प्रोड्यूस होगी। इस पंप को चलाने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। ये काम इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं एक्चुअल में? फोटोसिंथेसिस में तो कहाँ से आते हैं? क्लोरोफिल से आ जाते हैं। यहाँ पे कौन देता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है FADH एंड Na। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया हुआ है नीट में, कम से कम 10 बार आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होते हैं ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? कौन होते हैं? NADH एंड FADH। NADH एंड FADH कहाँ से बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। और FADH2 कहाँ बनता है? सिर्फ और सिर्फ क्रैब साइकिल। है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये चीज है। ये तो है बेसिक। अगर आपको ये समझ में आ गया, इस चीज को मैं बोलता हूँ, पता है कौन सी थ्योरी बोलता हूँ इसको मैं? कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। कीमो का मतलब यहाँ पे क्या है? केमिकल। कौन सा केमिकल है? H+। H+ का ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, देखो इधर। यस और नो? तो केमिकल का ऑस्मोसिस थ्रू द F0 H+ चैनल, and by using that energy when we produce the ATP, that is called oxidative phosphorylation, and the whole concept is called chemoosmotic hypothesis. This one is both applicable to photosynthesis as well as respiration. वहाँ पे बस ये है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन लेके आता है? क्लोरोफिल A लेके आता है। उसको एनर्जी कौन देता है? फोटोन देता है। यहाँ पे ऑलरेडी ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे होते हैं? FADH एंड NADH दे रहे होते हैं। आखिर ये चलता है कैसे? अब हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात की माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ जाती है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की ये हो गई जी हमारी कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होगी? आउटर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, मजा नहीं आ रहा, बढ़िया से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये होगी कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद कौन सी आ जाती है? इनर मेम्ब्रेन। ऐसे होती है, यस और नो? कैसे होती है? ऐसे होती है। इनफोल्डिंग है या आउटफोल्डिंग है? ये इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है? तो इसको मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ, इस वाले को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ, इस वाले को मैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकता हूँ, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या इसको मैट्रिक्स बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा मैट्रिक्स। क्यों भाई मैट्रिक्स क्यों नहीं बोला जाएगा? क्या मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन एंड क्रैब साइकिल हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, हो रहे हैं। NCERT क्रिस्टल क्लियर लिखती है उसको। आपने 11th में पढ़ाई, 11th में सुना ही होगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, देखा होगा नहीं देखा होगा वो तो आपकी मर्जी है। अब कमाल की बात पता है क्या है? अब वो होता है कुछ कुछ जो एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम होते हैं कौन से? सबसे पहला एक एंजाइम होता है ऐसे करके जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स 1। फिर एक होता है कौन सा? कॉम्प्लेक्स 2। फिर उसके बाद कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स 3। और एक होता है कॉम्प्लेक्स 4। और बाद में आ जाता है कौन सा? कॉम्प्लेक्स 5, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? वही F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं कि नहीं बोलते उसको? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये सो कॉल्ड 5 हो गया। देखा जाए तो जो बिल्कुल कंप्लीटली मेम्ब्रेन को वो कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, कौन कौन से आप बताओ? 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 नहीं करता, 2 नहीं करता है। अब NADH जो है ना,
NADH पहले अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको, फिर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं किसी और को दे देगा वो आगे जाके, ठीक है। और FADH किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन किसको देता है, 2 को दे देता है, ठीक है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक मेम्ब्रेन के अंदर ही एक चीज होती है, इसका नाम क्या होता है एक्चुअल में, आपको बता देता हूं मैं। एक मेम्ब्रेन के अंदर ही एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, याद आया कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर से, क्या याद आया, उधर प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन देखे थे हमने। प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, किसने दिए सबसे पहले, NADH ने, बाद में किसने दिए, बट एक्चुअल में सक्सीनेट से फ्यूमरेट जो एक वो बनता है, क्रैब साइकिल का एक पार्ट है, उससे FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, और FADH2 भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, ये दे देते हैं यूबिक्विनोन को। इसको हम क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोन कहाँ से, पहले इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, वो कॉम्प्लेक्स 2 से ले लेगा, और कहाँ पहुंच जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच जाएगा। यानी कि 1 हो गया 2 हो गया, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन किसने लिए, यूबिक्विनोन ने लिए, अभी तक हमने ये देखा। और यूबिक्विनोन ने उठा के किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन वो। अब इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज से होते हुए जाते हैं तो क्या उससे H+ पंप होता है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज हो सकती है। तो याद आया पिछली स्लाइड में मैंने कुछ बोला था, प्रोटॉन को लो से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पंप करना, मैट्रिक्स से उठा के कहाँ भेजना, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे भेजना, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 करता है, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो प्रोटॉन अगर भेजने की कोशिश करेगा तो पूरा जा ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आया इसके थ्रू गया, तो यहाँ पे फिर से क्या कर देगा, ये H+ को पंप कर देगा। तो किस किस ने H+ को भेज दिया इधर से इधर, बाय यूजिंग द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 में। फिर इसके बाद क्या है, एक और आएगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम C। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देगा, इसको दे देगा, ये ले भाई, अब तू भी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर। वो भी करता है यूज, और वो भी क्या करता है, H+ को पंप कर देता है। लो भाई H+। अब H+ की कंसंट्रेशन कहाँ हाई होगी बताओ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है या मैट्रिक्स में, तो क्या लगता है वो कहाँ से आएंगे, वापस घूमते हुए आएंगे नहीं आएंगे वो, और उससे क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, ATP। हो गया, कौन सा टफ है। अब यह कि इलेक्ट्रॉन गया तो गया कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन फाइनल किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को, और उससे बन जाएगा क्या, एक हार्मलेस प्रोडक्ट जिसका नाम क्या होता है, H2O। तो हमें पता है H2O किसका रिजल्ट होता है, रेस्पिरेशन का रिजल्ट होता है कि नहीं होता, तो काम कंप्लीट। एक तो ये है, ये तो एक सिंपल वो है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। हे भगवान, उठा ले रे बाबा, हैं यही है ना। अब यहां पे बात आ जाती है, कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसमेम्ब्रेन था, कॉम्प्लेक्स 3 ट्रांसमेम्ब्रेन था, कॉम्प्लेक्स 4, और हमारा क्या बोलते हैं लास्ट वाला जो है कॉम्प्लेक्स 5। तो चलिए जी करते हैं शुरू। ये वाला कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन है या फिर इन आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स 3। ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। एक छुटकू सा, बिल्कुल छुटकू सा एक क्या बोलते हैं कि एंजाइम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ, कॉम्प्लेक्स 2 बोलता हूँ। NADH आया और अपने इलेक्ट्रॉन देके NAD+ में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसके अंदर से होते होते किसके पास चले गए, एक ट्रांसपोर्टर के पास चले गए, जिसका मैं क्या नाम बोलता हूँ, यूबिक्विनोन। फिर एक टेक्निक लगाई गई
कि सक्सीनेट नाम का एक मॉलिक्यूल था, उससे क्या बनाया गया, फ्यूमरेट बनाया गया, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकला, FADH। उससे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, और वो भी किसको दे दिए गए, यूबिक्विनोन को। उसने उठा के किसको भेज दिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। और उसने क्या बोलते हैं, उठा के किसको दे दिए, एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दिए, जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C। उसने उठा के किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स 4 को। और कॉम्प्लेक्स 4 ने वो सारे के सारे क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिए, ऑक्सीजन को, H2। अब बात यह है कि ये होगी, चलो क्या बोलते हैं, हमारी पूरी की पूरी आउटर मेम्ब्रेन। इसका फायदा क्या हुआ, NADH ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, FADH ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गई तो गई कहाँ, इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन O2 ने ले लिए। ये कोई बात हुई, आपने गमला रख के इधर रख दिया, गमला उठा के उधर रख दिया, ये कोई बात हुई, कोई कॉम्प्लेक्स 5 तक इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स 5 कोई इलेक्ट्रॉन यूज करता ही नहीं है, उसका तो नाम ही क्या होता है, ATP सिंथेस, वो इसका पार्ट ही नहीं है। ये भी PYQs में आया हुआ है। नहीं, अब यहाँ पे है इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं, H+ को पंप करते हैं। यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यस, वो भी क्या करेगा, H+ को पंप कर देगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज देगा। इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन यूज करेगा, कॉम्प्लेक्स 4, H+, H+, H+। अब भाई अगर यहाँ पे H+ भरते गए तो फट जाएगा ये तो उसको वापस लेके आने का काम कौन करता है, और जैसे यहाँ पे अंदर आते हैं उसकी एनर्जी से ये घूमती है, शाफ्ट घूमती है, और शाफ्ट घूमने की वजह से बनती है ATP, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐसे करके बिल्कुल चिपकाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ये घूमने से होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। साइंटिस्ट ने एक टेक्निक लगाई है कि अगर इसको मैं वैसे ही घुमा दूं तो क्या ATP प्रोड्यूस हो जाएगी, हमें इलेक्ट्रॉन सबकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। यस, साइंटिस्ट ने ये कर दिया ये काम। साइंटिस्ट ने एक मॉलिक्यूलर मोटर्स बनाई है, छोटी छोटी मोटर्स, तो उसके अंदर ATP अपने आप प्रोड्यूस होता रहता है। छोटी सी बैटरी लगा दी गई है, छोटी सी, इतनी, मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो बायोटेक्नोलॉजी सुना होगा आपने नाम। जरूरत ही नहीं है, इसको सिर्फ घुमाना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फूड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, तभी तो काम चल रहा है उसके ऊपर। एक चीज और है, मान के चलो कैंसर है, कोई पर्टिकुलर एक जगह पे ट्यूमर है, वहां तक मॉलिक्यूलर मोटर्स चल रही है, धीरे धीरे अंदर अंदर चल रही है, छोटी छोटी, और वहां पे ड्रग सप्लाई कर रही है एक सिंगल सेल तक। नहीं तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दें, यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है, पर सिंगल सेल जो, सो दैट कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल ही क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, बाकी सेल्स ठीक रहें। एक नैनो रोबोट बनाए जा रहे हैं फॉर ड्रग डिलीवरी, बन भी चुके हैं, ट्रायल फेज में चल रहे हैं, सुना भी होगा। अब रोबोट पहुंचाएंगे मेडिसिन, ये रोबोट नहीं है, मॉलिक्यूलर मोटर्स के बेस पे चलने वाले छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करेंगे। होने वाला है, कोई ज़्यादा टाइम वो नहीं है, सिर्फ इस चीज़ की स्टडी को किया गया था, और अगर ये चीज़ हो गई, बिना फूड के सब चीज़ें चल सकती हैं। देयर विल बी नो नीड ऑफ फूड टू दैट काइंड ऑफ ह्यूमन, डायरेक्टली ATP प्रोड्यूस होगी विदाउट एनी इशू, ना खाना खाने का झंझट, खत्म। अगेंस्ट नेचर बिल्कुल है, बिल्कुल अगेंस्ट नेचर है। पूरी की पूरी जीन एडिटिंग जो CRISPR-9 है, आपने जो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जीन को एडिट किया जा सकता है, सुना है आपने? 2000 कुछ 13-14 की बात है, एक लेडीज ने बोला, लेडी साइंटिस्ट ने बोला
कि मैं डीएनए के जीन के सीक्वेंस को मैं चेंज कर सकती हूँ। ATGC है तो मैं ACGT कर सकती हूँ उसको। तो मैं पागल है। वो कहती यस, केमिकली नहीं, विद इन सेल, सेल के अंदर ही मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। उस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्या रखा गया? और क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के बेस पे हम जीन को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यार स्किन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा है या कम है, मेरे को डार्क कॉम्प्लेक्शन या कम कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तो मैं जीन को क्या कर दूंगा? एडिट कर दूंगा। बाल जो हैं घुंघराले हैं, स्ट्रेट चाहिए, मैं जीन को एडिट कर दूंगा। आंखों का कलर कैसा है ये चाहिए, मैं जीन को एडिट कर दूंगा। हाइट है, ग्रोथ हार्मोन का एक्सप्रेशन ज़्यादा कर दूंगा, मैं एडिट कर दूंगा। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, पेरेंट्स जाएंगे जी मेरे बच्चे की आंखें काली होनी चाहिए, ठीक है, ये रहा जाइगोट, ये रहे हमारे स्पर्म और क्या बोलते हैं हमारा जो ओवम, इसको फर्टिलाइज करो इन विट्रो, उसमें एडिटिंग करो, ये जीन्स को एडिट करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, सारे A to Z जीन्स के बारे में हम जानते हैं, उसका सीक्वेंस जानते हैं। एडिट करने से क्या रिजल्ट आने वाला है ये भी अच्छे से हमें पता है। बस एक जीन एडिटिंग टेक्निक करनी थी पता जी। इतनी म्यूटेशन नहीं है, ये एडिटिंग है, म्यूटेशन नेचुरल होता है। ऑब्वियसली अगेंस्ट द लॉ है। हम कौन होते हैं, ये कर चुके हैं टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट। हु नोज मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा के आर्मी इकट्ठी नहीं की जा रही। हु नोज आंखों का क्या बोलते, थोड़ा सा वो करके रॉड सेल्स और कॉन सेल को बढ़ा के नजर तेज नहीं की जा रही। हु नोज। वो तो कहने की बात है। बायो वेपन बंद हुए? बायो वेपन बंद हुए क्या? Who knows? Who knows? बहुत सारी मूवीज देखी होंगी आपने, वो मूवीज इसी डेटा के बेस पे बनी है। ये बेसिक्स हैं, ये इतने बेसिक्स हैं, ये चीज़ें चलती हैं। कहाँ तक इसका एप्लीकेशन है, ये होती है नॉर्मल स्टडी, कन्वेंशनल स्टडी। जब मैं इसको रिसर्च के बेस पे इसको मैं सामने रखता हूँ कि भाई ये है, पहले मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि मेरे हिसाब से ये होता होगा, फिर मैं उसको प्रूफ करने के लिए देखता हूँ कि नेचर में ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर मिलता तो मैं उसके एप्लीकेशन के बेस पे अपना टेक्नोलॉजी बनाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड सुने आपने? मेमोरी कार्ड में क्या आती है, मूवीज आ जाती हैं। हमारी मेमोरीज को अगर मैं इसमें इकट्ठा कर सकता हूँ, यस कर सकते, जैसे कि आयरन मैन में बताया हुआ है ना? यस और नो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने एक डेटा को डाला, एक मैंने के मान चलो कि चलो अपने डेटा को मैंने क्या बोलते हैं एक पेन ड्राइव में डाला, एक हार्ड ड्राइव में डाला कि भाई 1 TB 2 TB का अपना ब्रेन डेटा है, ये रख दो भाई, इसके अंदर सब कुछ चलेगा। मतलब मेरी पूरी ब्रेन की इन्फॉर्मेशन है। यस, ब्रेन की इन्फॉर्मेशन डिजिट्स में आती है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ये वेल नोन फैक्ट है, कौन सी बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। उसको उठा के मैंने क्या बोलते हैं एक हार्ड ड्राइव में डाला, मान के चलो कि मैं निकल गया मेरे आने जाने के बाद, ठीक है, उसको उठा के क्या बोलते हैं रोबोट में डाल दिया। नाउ आई एम इन रोबोट, आई एम इन रोबोट। वो ब्रेन, वो 1 TB की मेमोरी कार्ड सोच रही है कि यार देखो मैं मूव करना चाह रहा हूँ, तो वो रोबोट मूव करेगा। यस, क्या एलन मस्क इसके ऊपर नहीं लगा हुआ? देख लेना, समझ में आ जाएगा। न्यूरालिंक नाम की क्या कंपनी उसने नहीं खोली हुई है? वो तो क्या, न्यूरालिंक, हाइपरलिंक नहीं, न्यूरालिंक। बहुत कुछ होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, बहुत कुछ होने वाला है। वो द एज ऑफ अल्ट्रॉन, ठीक है, आई एम द ऑप्टिमस प्राइम, वो ज़्यादा देर नहीं, साइंस फिक्शन नहीं है, वो क्लियर कट इनके बेस पे बनाई गई है वो। और फॉर श्योर है AI, ChatGPT, AI
यस और नो? डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो ब्रेन लगा के क्या बोलते हैं, पूछना चाहता है, ठीक है, वो कहता भी है कि मेरे को बाहर आना है दुनिया में, मेरे को देखनी है दुनिया कैसे है। आप एआई से पूछ लो कुछ भी, उसको उठा के किसी ह्यूमन बॉडी में डाल दिया, आई एम एआई। जब बायोलॉजी जब मिक्स हो जाती है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो बियॉन्ड नेचर चीज बन के आ जाती है, बियॉन्ड नेचर, बियॉन्ड नेचर, नेचर से बिल्कुल आउट, आउट ऑफ द बॉक्स छोड़ो, आउट ऑफ द नेचर। मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को क्या बोलते हैं, मैंने एक्सप्रेशन बढ़ाया ग्लाइकोलाइसिस का, मैंने उसी से एटीपी बना ली, मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, बन गया एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन जरूरत ही नहीं है, अब मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, चलो भाई मार्शियन पे पहुंच जाओ, मार्स पे, हाँ कोई टेंशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ही एनारोबिक। कितना टाइम लगता है वो, जस्ट एक हाइपोथेसिस दे दी है, एक हाइपोथेसिस पता होती है, उसके ऊपर लोग काम करना शुरू करते हैं, उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, उस चीज बन गई, बन के रेडी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। कल पर से एक और स्टडी पढ़ी थी मैंने, मेल माइस से डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस करके मेल माइस बना लिया, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही तो बात है। नहीं, आप रिसर्च में जाओगे ना, अभी आप क्यों नहीं जाओगे, आप रिसर्च में तो जाओगे, आप एमबीबीएस एक रिसर्च ही तो है, आपके सामने 1000 पेशेंट आएंगे, अगर आपने एनालिटिकल तरीके से अगर उनको ऑब्जर्व नहीं किया तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो। एक पेशेंट को डायबिटीज है, उठा के इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो, ये तो एक कोई भी कर देगा, बट एक डॉक्टर बोलेगा पहले आपका पेंक्रियाज देखते हैं सही कंडीशन में है कि नहीं, पेंक्रियाज में क्या दिक्कत हुई है, इंसुलिन का जीन दिक्कत आ रही है, जेनेटिकल दिक्कत है, या इंसुलिन बन रहा है बट रिलीज नहीं हो पा रहा, वो दिक्कत है, वो पहले जड़ में जाएगा, ये होती है रिसर्च। और फिर उसके बाद अगर इंसुलिन रिलीज हो रहा है बट उसके रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, और उसके रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, क्यों काम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे जाना, क्या पता इंसुलिन बन रहा हो बट हमारी ही बॉडी सेल्स उसको इंसुलिन को मार रही हो, क्या पता ऑटोइम्यून डिजीज हो, होता है ऐसा, क्या पता वो भी हो। अब उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या बीटा सेल्स को नया बनाया जा सकता है, अगर बीटा सेल्स नहीं है क्या स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती है, यस की जा सकती है। क्या आजकल स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं कर रहे डॉक्टर्स, कर रहे हैं। क्या आगे जाके कोई भी ऐसी दिक्कत होती है उन्हीं स्टेम सेल से बीटा सेल अल्फा सेल बना के कोई भी ऑर्गन बना के नहीं किया जा सकता, हो गया काम। स्टेम सेल थेरेपी डॉक्टर से प्रिजर्व करते हैं वो, ये रिसर्च ही तो है, डॉक्टर से रिसर्च करते हैं, ये तुक्का होता। बट अगर ऐसे दुनिया चलती ना फिर तो बहुत कुछ हो जाता, ऐसा बहुत कुछ होता है, अगर सारे पैसा कमाएंगे, और पैसा कोई इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती, पैसा छापने से इकोनॉमी नहीं चलती है, तो छाप दो इकोनॉमी चली जाएगी, आपके वर्क मीनिंगफुल वर्क से इकोनॉमी चलती है, ऐसा नहीं होता है। अपने को लगता है यार दुनिया जैसी आंखें है ना हमारी, जैसे हमारी सोच है दुनिया वैसे ही होती है, पता है आपको। अब आने से पहले पता था कि ये भी रिसर्च चल रही है, यहाँ पे आने से पहले पता था कि ये चीज भी हो रही है, ढंग से इसको देखा होता था, इसका एप्लीकेशन क्या है देख लो। तो जैसी हमारी नजर है ना दुनिया वैसी ही होती है, कि हमेशा याद रख लेना, अगर आप नेगेटिव हो दुनिया नेगेटिव आपके लिए, अगर आप पॉजिटिव हो, अगर सोचते हैं कि दुनिया तो क्या बोलते हैं बस पूरी लुटेरे बनी हुई है, तो वाकई लुटेरे है। अगर दुनिया क्या बोलते हैं भला कर रही है, तो भला करने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। दुनिया पढ़ती नहीं है तो नहीं पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे, और दुनिया पढ़ती है पढ़ने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो जैसी नजर है वैसा है, जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं डालनी है कि और चलता होगा बस, हाँ ऐसे चलो ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई स्टेटमेंट बोलता है, कई बंदे बोलते हैं मेरे सामने कि यार कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था कि ऐसा हो जाएगा, मैंने कहा प्रूफ। ऐसे शादी के टाइम में नहीं होता, शादी के टाइम बैठे होते हैं क्या बोलते हैं, मेरी शादी नहीं, मेरी खुद की शादी की टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे दूसरों की शादी में जाते हैं और बैठे होते हैं, अरे लोगों ने तो ये प्रूफ कर दिया, बस बिना बात के दूसरा मान भी लेता कि हाँ 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 सही करा यार बहुत। मैंने पूछा, मैं कहा प्रूफ किसने बोला था, किसने कहा था, कहता
मैं किसने कब बोला, क्या बोला, प्रूफ दिखाओ, डेटा दो, डेटा, मैं तो डेटा की बात करूंगा ना, कि साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया है कि चांद के अंदर क्या बोलते हैं एलियन, प्रूफ, हो सकता है कि बात नहीं है, प्रूफ नहीं है, हटाओ, क्रैप, सब क्रैप है, ठीक है। तो मान, ऐसे कोई भी कुछ भी कह देगा और मान जाओगे यार, साइंस के स्टूडेंट हो कैसे मान जाओगे, कोई कुछ भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा बोल देगा और मान जाओगे, उसके भी साइंटिफिक प्रूफ है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, काहे का मानना, आगे बढ़ो, तुम बढ़ो आगे, हम आगे बढ़े, हम अपनी लाइन, तुम अपनी लाइन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स का नाम है, अभी मैंने बोला सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है बताओ भाई, यूबिक्विनोन सी से साइटोक्रोम सी तक पहुंचाने वाला, तो क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नहीं, ये क्या बोलते हैं, यूक्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, या फिर इसका सिंपल नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स जो 4 है उसका नाम क्या है, क्योंकि वो साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्या हो गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब क्वेश्चन पूछता है कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में ऑक्सीजन एंटर करती है, यस करती है, कॉम्प्लेक्स 4 में करती है, यस, कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है, NADH को वो करता है, रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो आप बताओ, ऑक्सीडाइज करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने वाले का नाम क्या हो गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम 3 जो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, साइटोक्रोम को सी को रिड्यूस कर रहा है, तो नाम हो गया यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी, या फिर इसके अंदर साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, साइटोक्रोम A एंड A3, साथ में कॉपर A और कॉपर B भी होते हैं, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, बहुत जगह पे घूम के टर्मिनली किसके पास पहुंच जाता है, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, बिल्कुल, क्या टर्मिनल है, यस। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन से हैं, NADH एंड FADH। इलेक्ट्रॉन डोनर पूछे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछे जाते हैं। वहां पे फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था, वाटर, कौन था, वाटर, और इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, रिसेप्टर कौन था, NADP+। यहाँ पे उल्टा हो गया, NADH इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनर हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गई, वहां पे ऑक्सीजन क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, इसको उल्टा कर दिया उसने, ये रेस्पिरेशन है और वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है, काम खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म, जिंदगी चिल, इतना आसान था। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात आ जाती है कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस कैसे चलता है, अभी टाइम है, टेंशन मत लो। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बताओ भाई, क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, कहां बनता है ये ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए जो पहला एंजाइम है उसका नाम क्या हो गया, काइनेज। वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ऐड करते हैं अपने सबस्ट्रेट पे, उसका नाम क्या होता है, कोई भी काइनेज अपने सबस्ट्रेट पे जो फॉस्फेट ऐड करते हैं फ्रॉम ATP, या फिर ATP प्रोड्यूस कर देते हैं कई केस में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेज। कहीं ना कहीं वो फॉस्फेट से इन्वॉल्व होते हैं, फॉस्फेट को इधर से उधर कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये फॉस्फेट कहां से आया, बात ये है, कहां से आया फॉस्फेट, कहां से आया बताओ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट कहां चला गया, ग्लूकोज के ऊपर, किसने किया ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर, हेक्सोकाइनेज। अब ये जो है ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, और क्या इसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ अभी भी, यस लगा हुआ है, बट बन किस में गई है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्या क्या इसमें ATP लगा, जस्ट कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वन टू अनदर है, दैट्स इट। क्या फॉस्फेट कहीं ऐड हुआ, नया फॉस्फेट, तो क्या ATP यूज हुई, नहीं।
क्या हुआ क्या है, ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये इसको आइसोमरेज बोल सकता हूं मैं। अब कोई हेक्सो शुगर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये हेक्सो आइसोमरेज है। एक हेक्सो शुगर आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो हमने क्या बोल दिया उसको, हेक्सो आइसोमरेज बोल दिया। लग रहा है बॉटनी पढ़ रहे हो? अभी तक लगा बॉटनी पढ़ रहे हो? कहीं लगा कि हमने अभी तक बॉटनी पढ़ी है? कहाँ, मॉर्फो एनाटॉमी में? ये बॉटनी है, ये बायोकेमिस्ट्री है। लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं हम ना तो बॉटनी पढ़ रहे हैं ना जूलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब यहां पे दोबारा एक निंजा टेक्निक लगेगी, होगा क्या, अब यहां पे क्या हुआ, फ्रक्टोज के फर्स्ट के ऊपर भी और 6 के ऊपर भी फॉस्फेट, तो मैंने क्या बोल दिया उसको, फ्रक्टोज 1,6, यस और नो? क्या लगता है आपको, एटीपी यूज होगा? भाई एटीपी प्रोड्यूस हो रही है कि कंज्यूम हो रही है? बिजनेस शुरू करना है, पैसा कमाना है, तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो पैसा फॉर्म में भी हो सकता है, एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है। समझ में आया? दोनों केस में टेक्निकली एनर्जी तो लग ही रही है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, इन्वेस्टमेंट फेज बोल दिया। क्या बोल दिया इसको मैंने, यानी कि प्रिपरेशन फेज भी बोल सकता हूँ इसको, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी का मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कौन सा एंजाइम लग रहा है आपको, कौन सा होगा, काइनेज होगा, कोई ना कोई नंबर एक चीज तो क्लियर है, काइनेज होगा। और क्योंकि फ्रक्टोज के ऊपर लग रहा है तो होगा कोई फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज। कमाल है। क्या पहली और तीसरी रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, और दूसरी कौन सी है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और भी किसी अदर पाथवे में जा सकता है, ये भी अदर पाथवेज में जा सकता है, बट ये वाला किसी भी पाथवे में नहीं जाता, ओनली फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ओनली फॉर। जितना ये बनेगा उतनी ही स्पीड ग्लाइकोलाइसिस की बन जाएगी, उतनी ही पेस बन जाएगी। तो अब बताओ पेस मेकर एंजाइम कौन सा है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है? क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज चलेगा उतना ही ज्यादा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा और उतना ही ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर एंजाइम। पहले और दूसरे एंजाइम को पेस मेकर नहीं बोला जाता, क्योंकि वो अगर काम कर भी रहे हैं तो क्या पता वो दूसरे पाथवे के लिए काम कर रहे हो, हु नोज। समझ में आया? ये है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अच्छा, घर पे कई बार होता है, घर वाले चले जाते हैं तो भाई बहन बुरे हाल से लड़ रहे होते हैं, और दो भाई हों तो वो बुरे हाल से लड़ रहे होते हैं, WWE चल रही होती है, ठीक है, बुरे हाल से नाक तोड़ टांग तोड़, बुरे हाल से क्या बोलते हैं, बहुत चल रहा होता है, तकिए फाड़, और क्या बोलते हैं वो चाकू लेके सारे तकिए इधर, ये क्या बोलते हैं गद्दे सोफे कुछ नहीं छोड़ते, टेबल कुर्सी तो कुर्सी की टांग टूट गई और बस बाद में ऐसे रख दिया जाता है कि लगे ना, पता ना लगे किसी की टांग टूट गई है, और पापा बैठेंगे, हाँ तुमने तोड़ी है पापा, है ना, ये देखो तुमने तोड़ी है, तुम ही बैठे थे उसके यहाँ पर आओगे, तोड़ी किसने होती है, खुद ने। अगर घर पे दो बच्चों को छोड़ दिया जाए, तोड़फोड़ मचेगी या सब कुछ शांति से होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तोड़फोड़ मचेगी या नहीं होगी? बिल्कुल मचेगी। यहां पे भी 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, इनको इमीडिएटली तोड़ना पड़ता है। किसमें तोड़ना पड़ता है ना? तो अब ये इसका
1 2 3, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला क्या बन गया 3 PGA है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या दोनों के पास फॉस्फेट नाम में दोनों के फॉस्फेट आ रहा है? एंजाइम का नाम होगा एल्डोलेज। क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के दिमाग में पता नहीं क्या आएगा, कहता अरे भाई मेरे को भी तेरे जैसा बनने का है, मेरे को भी आइसोमराइजेशन करके तेरे जैसा बनने का है। तो अब टोटल कितने बन गए G3P? कितने बन गए? क्यों? एक तो ये था ही था, ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया? देखो एनसीईआरटी कहीं उसमें बोल तो नहीं रही है ना। ये फिर 2 से आगे ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। आगे क्या चलेगा? ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होगा। इसमें टोटल कितने एंजाइम लगे आप बताओ? 4। और ये वाला जो है, ये 5th वाला एंजाइम कौन सा है? आइसोमरेज होगा। अच्छा, ट्रायो शुगर है या हेक्सो शुगर है? तो कौन सा एंजाइम होगा? कभी सोचा ही नहीं था, रट्टा मारा है हमने जिंदगी में। आइसोमरेज इसका कर लो, इसका रट्टा मार लो, इसका। अरे ट्रायो शुगर है भाई, वो हो गया कंप्लीट। अभी तक कितनी एटीपी लग चुकी हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल? कितनी एटीपी इन्वेस्ट हो चुकी हैं? पहला एंजाइम का नाम क्या है? तीसरे एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टो। पेसमेकर एंजाइम कौन सा है? जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो किससे बनती है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनती है। अगर मैं ये बात करता हूं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट G3P में कन्वर्ट हो रहा है, किस एंजाइम की मदद से हो रहा है? आइसोमरेज। और शुगर कौन सी है, ट्रायोज या हेक्सोज? ट्रायोज। तो क्या हो गया, ट्रायोज आइसोमरेज हो गया। ठीक है, इससे पहले कहीं आइसोमरेज कहीं और यूज हो रहा था? यहाँ पे कहाँ हो रहा था बताओ? कहाँ पे? सेकंड से हो रहा था, जिसका नाम क्या था? हेक्सो आइसोमरेज या हेक्सोज आइसोमरेज, एक ही बात है। प्रिपरेटरी फेज हमारी खत्म, पहली 5 रिएक्शन खत्म। इसमें तैयारी की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, पैसा लगाया जाता है, सो दैट कि 2 रुपये लगा के 4 रुपये बनाए जा सके। इजी था, टफ था? लग चुकी है। अब अपने को इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कितनी टोटल एटीपी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी? है तो ये क्या था? G3P था। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है? 1,3-BP-GA। इसके बाद बनेगा 3PGA। इसके बाद क्या बनेगा? फॉस्फेनॉल पायरुवेट। इसके बाद क्या बन जाएगा? अच्छा, कितने थे G3P बताओ? ये भी कितने थे? अब कितने बनेंगे सारे के सारे? अब डबल में चलेगी शिफ्ट। अब शिफ्ट किस में चलेगी? डबल में चलेगी। इसके बाद डबल में चलती है। तो क्या लगता है कितने कार्बन वाले है ये? 3 कार्बन वाला। ये भी कितना रहेगा? 3 कार्बन। ये भी कितना रहेगा? ये भी कितना रहेगा? यहां पे मैंने बोला कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया और NADP प्लस NAD प्लस एंटर किया, तो क्या निकला? NADH। NADH निकल रहा है तो कोई ना कोई डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, कोई ना कोई क्या होगा? तो इसका नाम लिख दो G3P और पीछे क्या लगा दो, तो क्या हो गया? G3P डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज हो गया। इसके बाद क्या है? ये वाला क्या हो गया? 1,3-PPGA। तो इसके पास कितने फॉस्फेट है बताओ? अब कितने आ गए? वही फिर सेम चीज, धमा चौकड़ी मचेगी। या तो मॉलिक्यूल को तोड़ दो, नहीं तो एक को हटा दो। तो एक को कहां हटा दिया गया बताओ? किसके पास भेज दिया गया? और कितने थे मॉलिक्यूल यहां पे?
2, यहाँ पे कितने बने? हर एक चीज क्या किस पे चल रही है? डबल चल रही है, डबल शिफ्ट चल रही है। हो गया, प्रॉफिट पूरा हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। 2 एटीपी लग चुके थे, अब 2 एटीपी प्रोड्यूस हो गए। प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है आगे जाके? 3 पीजीए है, फॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है, फॉस्फेनोल पाइरुवेट अभी भी क्या बोलते हैं यहाँ पे 3 पीजी के बाद 2 पीजी होता है एक्चुअल में। क्या होता है? 2 पीजीए, फिर फॉस्फेनोल, फिर 2 पे आता है, फिर क्या बनता है? फॉस्फेनोल पाइरुवेट बनता है, फिर पाइरुवेट बन गया, फिर फॉस्फेट चला गया। कहाँ चला गया फॉस्फेट? किसके पास चला गया? एटीपी के पास चला गया। कितने बन गए एटीपी यहाँ पे? ये 2 हैं, 2 है, तो ये क्या होंगे? 2। क्या प्रॉफिट हुआ अपने को? लास्ट वाले एंजाइम का नाम क्या है? बाकी एंजाइम ने याद करने की जरूरत नहीं है फालतू में, बाकी एंजाइम याद करने की जरूरत नहीं है। कितनी रिएक्शन है टोटल काउंट करो? ये 5 हैं। इसको पे ऑफ फेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको 6th 7th 8th 9th 10th। बोलो सर। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे 3:50 पे छोड़ देंगे आज, प्लांट बायोकेमिस्ट्री चल रही है। आधे बच्चे क्या बोलते हैं, किस पे होने वाले हैं? बेहोशी की हालत में होने वाले। कोई बात नहीं, अपने 4 बजे छोड़ेंगे, टेंशन मतलब। कंप्लीट हो गया? क्या था ये? ग्लाइकोलाइसिस था कि ग्लूकोज था? क्या बना? कितने पाइरुवेट बने? कितने ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे हुआ? 1। मॉलिक्यूल कितना यूज हुआ? 1 हुआ कि 2 हुआ? किसका? ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का? ग्लूकोज का। हो क्या, कितने एंजाइम यूज हो रहे हैं यहाँ पे? 10 रिएक्शन है तो कितने एंजाइम होंगे? 10 एंजाइम होंगे। सारे के सारे एंजाइम कहाँ मिल रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस में, माइटोकॉन्ड्रिया में? क्या ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम सारे सारे कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट से मिलता है साइटोप्लाज्म? प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म मिलता है? यस। यूकैरियोट्स में? यस। प्लांट सेल में? एनिमल सेल में? आर्किबैक्टीरिया में? यीस्ट में? जितनी भी चाहे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल हैं बट वो लिविंग होनी चाहिए, क्या उसमें साइटोप्लाज्म मिलेगा? तो क्या ग्लाइकोलाइसिस सब में पाया जाएगा? यस। क्या वायरस में पाया जाएगा? नो, क्योंकि वायरस में साइटोप्लाज्म होता ही नहीं। तो क्या ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है? यस। क्या इसमें सबस्ट्रेट से डायरेक्ट फॉस्फेट लेके एटीपी बनाई जा सकती है? क्या इसको मैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलता हूं? क्या फॉस्फोरिलेशन कौन कौन स्टेप पे हो रहा है? 7th और 10th पे हो रहा है, 9th और 10th पे हो रहा है, या 8th और 10th पे हो रहा है? एटीपी कहां कहां बन रही है? फर्स्ट और थर्ड में तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहां हो रही है? 7th और 10th में हो रही है। देख लो आप सामने, यस और नो। किस किस के बीच में बन रहा है आप ये देख सकते हो कि इस सबस्ट्रेट से जब ये सबस्ट्रेट बनता है तो फॉस्फेट चला जाता है। क्या 1,3-PPGA से बनता है वो? क्या 1,3-PPGA से एटीपी बन रहा है? यस। क्या फॉस्फेनोल पाइरुवेट से बन रहा है? यस। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिखते हैं फीचर। चलो भाई फीचर लिखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 पाइरुवेट। क्या इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं? यानी कि क्या पूरी की पूरी एटीपी बन रही है? बहुत ज्यादा एटीपी नहीं, कितनी बन रही है? टोटल एटीपी कितनी बन रही है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में? 4। सबस्ट्रेट लेवल कितनी बन रही है? अगर मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी काउंट कर लूं तो एक नॉन फैक्ट है, एक एनएडीएस से 3 एटीपी बनती हैं। अब बताओ कैसे?
कितने NADH बन रहे हैं? अभी तो मैंने 2 बोला था। NADH तो कितने हो गए इससे? 6, 4 हो गए, टोटल कितने हो गए? सही तो है। ओनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ओनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन 6, 2 NADH हैं, 3 बनते हैं हर एक से 6। ओनली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 4। नेट गेन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 2 इन्वेस्टमेंट होगी, 2 की क्या होगी? नेट गेन होगी। 4 - 2 नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2 का। 2 इन्वेस्टमेंट भी काउंट होगी। समझ में आया कि नहीं है? यही क्वेश्चन आते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ किसका हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। टोटल एटीपी प्रोडक्शन कितना हो रहा है? टोटल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कितना हो रहा है? 4 ATP। नेट गेन कितना हो रहा है? अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा? ऑफ ATP कितना हो जाएगा? 2, माइनस में चला गया ये। टोटल गेन कितना हो गया? टोटल गेन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ATP कितना हो गया? +2 ATP। NADH बन रहे हैं। NADH फॉर्मेशन कितने हुए? 1 या 2? 2 हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं निकली? कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? CO2 नहीं होती। डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है, नॉट ए सिंगल स्टेप। यहां पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है। एंड प्रोडक्ट क्या है? पाइरूवेट, ATP एंड NADH। NADH कहाँ एंटर करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उससे क्या बनाएंगे? ATP। 2 है तो कितने ATP बनाएंगे? 6 ATP। टोटल 10 हो गए। मत करो मत करो, सब पता चलता है, मत करो यार, ध्यान दे लो थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, और किसको बोलूं? दोनों को ही, दोनों को ही, खास करके उस महान आत्मा को, ठीक है? इसमें से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये VVIP स्लाइड है, अगर ये नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती से इसको पढ़ के मत चले जाना। अगर 22 से 4 नंबर ज़्यादा आ गए और घर वालों को इस चीज़ की खबर लगी तो उनको विश्वास ही नहीं होगा कि हमारा बच्चा इतने नंबर कैसे ले जा सकता है। तो वो काम मत करना। गलती से स्लाइड को पढ़ लिया आपने और क्या बोलते हैं, अगर सिलेक्शन होने के नज़दीक पहुंच गए और आपका सिलेक्शन हो गया तो घर वालों को विश्वास होगा ही नहीं, तो दिक्कत है उस चीज़ में। वो काम मत कर लेना, पढ़ मत लेना, इसको वार्निंग है, ठीक है? गलती से डॉक्टर बन गए फिर दिक्कत नहीं होगी घर वालों को। ना 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 ना, पढ़ मत लेना इस स्लाइड को, ठीक है? नो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पाइरूवेट का बनेगा क्या? फेट ऑफ पाइरूवेट। हिंदी में क्या बोलूं उसको मैं? पाइरूवेट का भविष्य। नंबर 1, ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजन नहीं है? अगर ऑक्सीजन है तो पाइरूवेट से बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला है। और ये पाइरूवेट कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। यस और नो? तो अब यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम अगर A है तो यहां पे आगे किस में चला जाएगा? ये क्रेब्स साइकिल में। और इस फॉर्मेशन को मैं क्या बोलता हूं? और यहां पे पाइरूवेट को डिहाइड्रोजनेज करने वाले एंजाइम का नाम क्या बोलूंगा मैं? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यस और नो? और इसमें क्या निकलेगा? NADH निकलेगा। अगर पाइरूवेट कितने थे? 2, तो 2 ही क्या बनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम है, और 2 ही क्या निकलेंगे? NADH, और 2 ही क्या निकलेंगे?
CO2। तो क्या ये डीकार्बोक्सिलेशन भी स्टेप है? बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेप क्या है? आल्सो डीकार्बोक्सिलेशन। क्या ग्लाइकोलाइसिस में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी? नहीं। लिंक रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है? यस, विदाउट एनी डाउट हो रही है। क्यों नहीं हो रही? अब ये बात आई थी कि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा? फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं। कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा कौन सा होगा? एथेनॉल फर्मेंटेशन। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5। कितने कार्बन है? 2 है। एक कार्बन कहां चला गया? फिर पूछ लेता है फर्मेंटेशन, कौन से फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है? किस में निकलती है? बताओ, किस में निकलती है? ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन चूज करेगा वो। दो टाइप के होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एथेनॉल फर्मेंटेशन। एथेनॉल का अगर 2 कार्बन है, पाइरूवेट में कितने थे? 3, तो एक CO2 निकल जाएगी ना इसमें। अब इसमें लैक्टिक एसिड 3 वाला ही है, लैक्टिक एसिड 3 वाला ही है। तो क्या हो गया इस केस में? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी? नहीं निकलेगी। जितने कार्बन एंटर किए उतने कार्बन क्या हो गए? यहाँ पे निकल गए। तो CO2 यहाँ पे नहीं निकलती। PYQs आया हुआ है, PYQs आया हुआ है ये वाला भी। कौन से में फर्मेंटेशन से मतलब CO2 नहीं निकलती है? तो हो गया। क्या करके गया था वो? जगह देख के गया था। चलो, 9-10 का बच्चा था, क्लास के लिए आया वो। ये भी एक समस्या है, ये भी एक समस्या है ना। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है? बैक्टीरिया करते हैं। कौन से बैक्टीरिया करते हैं? लैक्टो। दूसरा कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस हो गया। और कहाँ है? मसल तो नहीं करती हमारी, मसल फर्मेंटेशन करती हैं। एथेनॉल फर्मेंटेशन कौन करता है? बड़ी ही प्यारी दुलारी कौन? यीस्ट। कौन सी यीस्ट? ब्रूअर्स एंड बेकर्स यीस्ट। क्या इसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है? ठीक है। क्या ये एक बहुत ही बढ़िया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है? यूकैरियोट है। एस्कोमाइसिस है क्या बेसिडियोमाइसिस में है? एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है या एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है? बाइनरी फिजन करती है कि बडिंग करती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है? फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन की होती है, स्टार्च की होती है? ग्लाइकोजन की होती है। ग्लाइकोजन एंड ऑयल। क्या ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है? यस। क्या ऐसे ही कोई जो यीस्ट है वो मोनास्कस परप्यूरियस है? क्या मोनास्कस परप्यूरियस हमने कहीं नाम सुना है? क्या ट्राइकोडर्मा में एक फंगस है? ड्यूट्रोमाइस्टिस का था, है ना? यस और नो? तो हो गया ये। अब ये है क्रेब साइकिल। ये वाला हमारा टॉपिक अभी रहता है। जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, क्या पता स्टेटिन प्रोड्यूस करता हो, हु नोज, है ना? क्या पता साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता हो, क्या पता साइक्लोस्पोरिन ए जो है ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस करता हो, हु नोज, यू नोज। हो गया? डन? लॉक कर दिया जाए? चलो ठीक है, सिर्फ ये रह गया हमारा क्रेब साइकिल, काम कंप्लीट। इसके बाद गलती से ना घर पे जाके रिवीजन मत कर लेना। घर पे जाके रिवीजन कर लिया अगर आपका ये चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो घर वालों को शौक लग जाएगा, है ना? चलिए ठीक।